नमस्कार भैया बहनों। आज मैं अशोक कुमार शर्मा भावरा देवर सरस्वती विद्या मंदिर से पीजीटी भूगोल के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने कक्षा एकादश के लिए क्लास 11th आपकी पुस्तक का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वैसे आपको पता है आपकी 3 किताबें हैं, जिसमें से पहली है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरी का नाम है भौतिक पर्यावरण यानी कि जिसे हम कह सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण भी, नेचुरल एनवायरनमेंट भी, और एक तीसरी किताब है जो कि प्रैक्टिकल की किताब है। प्रैक्टिकल की किताब जिसका नाम है भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पार्ट 1। आज जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे 3 चैप्टर आज हम लोग कवर कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी हमारे जो सागर हैं, महासागर हैं, उनका वितरण इस पृथ्वी पर किस प्रकार से है। ये चैप्टर नंबर 4 है। आज इस चैप्टर नंबर 4 के पहले टॉपिक को लेने जा रहे हैं, जिसका है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो चलते हैं अपने स्लाइड की ओर। जी, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आइए सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय ले लेते हैं। परिचय में सबसे पहले विश्व के भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है? भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र का मतलब जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, जो आप जानते हैं, इन ये सब भौतिक मानचित्र में प्रश्न है, जो कि भौतिक रूप से यानी जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया है, भौतिक रूप से इनका निर्माण हुआ है, तो इसलिए इन्हें भौतिक मानचित्र में दिखाया जाता है। तो भौतिक मानचित्र को देखने से पता चलता है कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों, पूर्वी हम ईस्ट कहते हैं और पश्चिमी जिसे हम वेस्ट कहते हैं। तो अटलांटिक महासागर इसे एस आकार में होता है। तो अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट, ये आपके पूर्वी तट हो गया और इधर आपका पश्चिमी तट हो गया। तो दोनों तटों के बीच एक आश्चर्यजनक सिमिलरिटी है, यानी समानता है। समानता कैसे हो सकती है? जैसे ये हमने बनाया और ये वेस्ट कोस्ट और ये हमने ईस्ट कोस्ट बनाया, तो ये कहना चाहता है कि इधर का वेस्ट कोस्ट इधर के ईस्ट कोस्ट से दोनों मिल जाता है, तो दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी यानी समानता देखने को मिलती है। अधिकतर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस महाद्वीप के पूर्व में यूरोप और पश्चिम में उत्तर व दक्षिण अमेरिका के एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो बाद में विस्थापन के कारण यानी कि मूव करने के कारण एक दूसरे से अलग हो गए। तो इस महाद्वीप जो बताया आपको, इस महाद्वीप के यूरोप और अफ्रीका दोनों उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होते हैं। सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता जो डच का रहने वाला था, उस मानचित्र जो कार्टोग्राफर, इसको मानचित्रवेत्ता को हम कार्टोग्राफर कहते हैं, जो मैप्स की ड्राइंग करता है, इसका नाम था अब्राहम ऑस्ट्रेलियस। तो 1596 में एक कार्टोग्राफर आया, उस कार्टोग्राफर का नाम अब्राहम ऑस्ट्रेलियस था। उसने सबसे पहले इस प्रकार की संभावना को, जहाँ पर हमें बताया है कि दोनों में तटों में समानता दिखाई देती है, इसको से बात की संभावना सबसे पहले व्यक्त की थी। इसके बाद एक और नाम आता है एंटोनियो पेल्ग्रिनी। ये भी एक डच मानचित्रकारी थे। इन्होंने एक मानचित्र की रचना की जिसमें इन सभी महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट्स को इकट्ठा करके दर्शाया गया है। यानी जैसे हम कॉन्टिनेंट्स ए, बी, सी और डी, ये कॉन्टिनेंट्स इन सबको एक साथ दर्शाया गया है। ये किसने किया था? एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने किया था। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। अब अगली स्लाइड में इसके से संबंधित कुछ बात है हमारी, और अन्य बातों पर हम तो करते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, ये भी बहुत महान हमारे जलवायु भूगोलवेत्ता थे। तो अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन विद्वान थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने सन 1912 ईस्वी में 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी महाद्वीप अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, महाद्वीप का विस्थापन हुआ है, इस सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। और सन 1924 में इस सिद्धांत में कुछ चेंजेस किए गए, यानी संशोधन किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। वो 1924 में, फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आपको, सन 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जो कि जर्मन विद्वान था, वो आया और उसने इस महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को प्रोपाउंड किया या प्रतिपादित किया, और 1924 में
इसका संशोधित रूप उसी ने प्रस्तुत किया। कुछ चेंजेस किए होंगे, उसे लगा कि उसमें ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने अटलांटिक महासागर, कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच एक सिमिलरिटी देखी। यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के पूर्वी और इधर पश्चिमी, इन दोनों तटों के बीच में एक सिमिलरिटी यानी कि समानता देखी, दोनों में कोई ना कोई एक समानता है। उसने स्पष्ट किया कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का भार, दक्षिण अमेरिका में देखो इस तरह से वह बनता है, तो दक्षिण अमेरिका में ये जो ब्राजील है, इस ब्राजील का जो उभार है अफ्रीका की गिनी की खाड़ी, या अफ्रीका का रहस्य बनाते हैं, तो ये देखो ये अफ्रीका की गिनी की खाड़ी है ये वाली, तो ये जो गैप बचा है ये इसके साथ बिल्कुल अटैच कर जाता है, ये आपने देखा। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का उभार ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ब्राजील का जो उभार है वो अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में आराम से सट जाता है, जिससे हम कहते हैं इंटरलॉक, क्या कहते हैं उसे, इंटरलॉक होना, ऐसी है। तो कहता है गिनी की खाड़ी में भली भांति से सटाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट का संबंध, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट का संबंध पश्चिमी यूरोप के तट के साथ जोड़ा जा सकता है। उत्तर अमेरिका यानी कि ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट किस तरफ होगा इसका, यानी कि ये वाला साइड इधर ईस्ट का पूर्वी तट का संबंध दक्षिण अमेरिका के, ये लिखा हुआ है, इसी प्रकार से अफ्रीका की गिनी खाड़ी में समझा जा सकता है। और उत्तर अमेरिका पूर्वी तट का संबंध पश्चिमी यूरोप के तट के साथ, पश्चिमी यूरोप की तरह ये यूरोप हो गया, इसके वेस्ट साइड में, इधर ईस्ट तो इधर वेस्ट, तो ये वाला पार्ट और इधर का ये वाला पार्ट दोनों आपस में आसानी से सटाया जा सकता है। ठीक, इस आगे बढ़ते हैं। पूर्वी अफ्रीका में इथोपिया तथा इरिट्रिया का उभार पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान की तटरेखा से संयुक्त किया जा सकता है, ज्वाइंट किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने एक दूसरे के क्षेत्र को आपस में ज्वाइंट करके देखने का प्रयास किया, ऐसी संभावना व्यक्त की। और ऐसा जो कार्टोग्राफर थे, जो मानचित्रकार थे, उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि एक समय में कभी शायद ही आपस में मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया बंगाल की खाड़ी में फिट हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा है वो बंगाल की खाड़ी में आराम से फिट हो सकता है। अल्फ्रेड वेगनर ने इसे साम्य स्थापना का नाम दिया कि आराम से जिगसॉ फिट इसको कहते हैं, आराम से वहां पर वो फिट हो जाता है। बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की। सिद्धांत का स्पष्टीकरण। अब आता है कि ये सिद्धांत में कहता क्या है उसको देखते हैं। साम्य स्थापना सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वेगनर ने यह मान लिया, एक एजम्पशन मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में, कौन सा युग था वो, कार्बोनिफेरस युग, जो कि लगभग 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले का समय था। इतने टाइम पहले एक बड़े स्थल भाग के रूप में सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी कि लगभग 25 से 30 करोड़ साल पहले, 30 करोड़ साल पहले सारा पार्ट पूरा क्या है आपस में, जितने भी स्थल भाग थे वो आपस में एक साथ जुड़े हुए थे। ये था लैंड एरिया, आपस में सब जुड़े हुए थे। इस विशाल स्थलीय भाग को वेगनर ने, जो विशाल स्थलीय भाग लैंड एरिया है, इसको क्या नाम दिया था, पेंजिया। क्या नाम दिया उसने, अल्फ्रेड वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। तो यहाँ जान रहे हैं। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसे पेंथालासा, ये हो गया पेंजिया और ये हो गया पेंथालासा। जो चारों ओर जो महासागर था, इस विशाल पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा का नाम दिया गया। पेंजिया के उत्तरी भाग में उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया थे, जिसे संयुक्त रूप से लॉरेशिया का नाम दिया है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सबसे हमसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये तीनों मिलाकर के क्या नाम दिया इन्होंने, ये लॉरेशिया नाम दिया। पेंजिया के दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका, यानी कि ये साउथ अमेरिका इधर आ जाएगा, अफ्रीका इधर हो जाएगा, और प्रायद्वीपीय भारत यानी कॉन्टिनेंटल इंडिया, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला करके ये उन्होंने कहा, इसका नाम दिया गोंडवाना लैंड। ये कहना चाह रहा है कि इस प्रकार से दो पार्ट में बांटा गया, पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना भाग में, दो भागों में बांटा गया।
इन दोनों स्थलीय भागों के बीच एक उथला एवं संकीर्ण महासागर था जिसे नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया था उसका? टेथिस सागर, जो कि इसके बीच में था, ये वाला। तो ये आज के लिए फिलहाल तो इतना ही ठीक है। इसमें सिद्धांत के स्पष्टीकरण का उन्होंने कर दिया और उम्मीद है कि आपको थोड़ा सी समझ में आया होगा। थोड़ी देर बाद कल फिर हम एक नई स्लाइड के साथ फिर पेश होंगे, थोड़ी देर।